साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री समेत बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता जनता के बीच जाकर जनसंवाद कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बलिया के संसदीय क्षेत्र में महा जनसंपर्क अभियान के तहत आयोजित जनसभा को संबोधित किया और भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह शाम 6 बजे लेबर कॉलोनी पार्क सहारनपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य महाराजगंज में संत कबीर नगर संसदीय क्षेत्रों में महा जनसंपर्क अभियान के तहत आयोजित जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव को देखते हुए कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। मुख्यमंत्री समेत भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री मैदान में उतरे हुए हैं और जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद उवैस हमसे जुड़ चुके हैं। उवैस, 2024 के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम मंत्री जनसभा कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं जनता को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बलिया में मौजूद रहे, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिली? जी देखिए, आपको बिल्कुल बताना चाहूँगा कि लोकसभा के जो 2024 का चुनाव है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। और देखा गया है कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तमाम जगहों पर जाकर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, तमाम लोगों को जोड़ रहे हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं। और तमाम तरीके से जो पार्टी नीचे से ज़मीनी स्तर से जो पार्टी काम कर रही है, ये देखने को मिला है। और आज इसको लेकर बलिया में ये जनसभा का संबोधित किया गया है। जी उवैस, भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह और जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनके क्या कुछ आज कार्यक्रम हैं? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जो ये लोकसभा चुनाव के जब से ये शुरू हुआ आने का जो है, ये आने वाला है और तमाम तारीखें इसकी नज़दीक आती जा रही हैं, जिसको लेकर तमाम जो भाजपा के नेता हैं, वो तमाम जो कार्यक्रमों को संबोधित करने की जो रणनीति बना चुके हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ज़मीनी स्तर पर इन लोग तमाम तरीके से कार्य कर रहे हैं। और जो नीचे के नेता हैं, मंडल के जो नेता हैं और तमाम जो पार्षद हैं, तमाम और भी जो नेता हैं, उनको लेकर तमाम तरीके से इन लोग जो है 2024 की रणनीति बना रहे हैं। तमाम जनसभाएं संबोधित की जा रही हैं। जनसभाओं को संबोधित करने के लिए तमाम तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी अपना दमखम लगाया है, जोर लगाया है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है सभी मुद्दों पर काम कर रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो इनके नेता हैं, इनको तमाम तरीके से जोड़ रही है, चाहे वो अल्पसंख्यक के नेता हों, दानिश आज़ाद हों, तमाम जनसभाओं को संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो किसी भी विभाग के नेता हों, चाहे मंत्री परिषद हों, चाहे लगातार जो मंडल के और भी नेता हैं, जो नीचे स्तर के नेता हैं, जो बड़े स्तर के नेता हैं, सभी जनसभाएं संबोधित कर रही हैं। क्योंकि जो लक्ष्य है वो 2024 है और 2024 का जो लक्ष्य है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी तमाम तरीके से जोर लगाए हुए है कि किसी भी तरीके से जो जनता है, जनता को जोड़ा जाए, जनता को अपने साथ लिया जाए। जी उवैस, जिस तरह भी आप बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है, महाजनसंपर्क अभियान कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मैदान में उतरे हुए हैं। तो आगामी लोकसभा चुनाव में कितना फायदा मिलने वाला है इससे भारतीय जनता पार्टी को? जी देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर ज़मीनी स्तर पर हम बात करें तो ज़मीनी स्तर पर जब नेता काम करता है तो लोगों से जनसंपर्क करता है, लोगों के पास जाता है, लोगों को संबोधित करता है, सामने आता है, तमाम तरीके की जो समस्याएं हैं वो लोग उसके सामने रखते हैं। तमाम अभी देखा ये भी गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं, वो अपने जनता दरबार भी लगा रहे हैं। जनता दरबार में सामने जो लोग हैं वो अपनी समस्याएं लेकर आ रहे हैं। और ये समस्याएं जो हैं, इनको इस बात का फ़ायदा ज़रूर पहुंचाएंगी 2024 के चुनाव में कि ये जो 2024 का चुनाव है, ये जनता के बीच जाकर जिस तरीके से ये काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये तमाम जो नेता हैं और तमाम जो मुख्यमंत्री और जो इनके जो जितने भी नेता हैं, ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो मयूरी ये जो है ज़रूर ये इसमें जो है काफ़ी इनको सफलता मिलेगी। जी धन्यवाद उवैस, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।
अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के गर्भगृह की छत ढलाई का काम पूरा हो चुका है। छत के ढलाई का काम पूरा होने के बाद तस्वीरें सामने आई हैं जो सोशल मीडिया पर शेयर हो रही हैं। भगवान रामलला के मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। मंदिर निर्माण में लगे पत्थरों पर अलग अलग देवी देवताओं की तस्वीर बनाई जा रही है। निपेंद्र मिश्र ने बताया कि 24-25 जनवरी 2024 से मंदिर में आम श्रद्धालु जाकर दर्शन कर सकेंगे। विदेशों में भारतीय दूतावासों में भी प्राण प्रतिष्ठा देखी जा सके, इसकी तैयारी की जा रही है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता गौरव हमसे जुड़ चुके हैं। गौरव, राम मंदिर का इंतजार अब खत्म हो गया है, जल्द ही श्रद्धालु राम मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। ये बिल्कुल मयूरी इंतजार खत्म होने वाला है और कहीं ना कहीं इसको देखते हुए लगातार चर्चाएं दौड़ती, क्योंकि ये जो राम मंदिर का मुद्दा था बहुत पुराना मुद्दा था और लगभग अगर हम बात करें तो कई दशकों का, कई वर्षों का ये मुद्दा था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था अगस्त 2020 था। उसके बाद कहा गया था कि हाँ, अब इस पर हम आगे बढ़ेंगे और चूंकि बीजेपी के एजेंडे में था और लगातार इसको लेकर सरगर्मी बनी रही और तमाम तरह की यहाँ पर अगर हम देखें तो वाद विवाद भी रहे, आरोप प्रत्यारोप के दौर रहे। उसके बाद फाइनली जब इस पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था तो मुस्लिम वर्ग की बात कहे चाहे हिंदू वर्ग की बात करें, दोनों ने जो फैसले को सहज स्वीकार किया था। उसके बाद राम मंदिर बनने का जो मार्ग प्रशस्त हुआ था, उसके बाद हम लगातार देख रहे थे बड़े युद्ध स्तर पर यहाँ पर तैयारी चल रही थी और निर्माण की तैयारी। चाहे अगर हम बात करें शिलाओं की तो जनकपुर से शिलाएं आई थी और उससे वहाँ पर मूर्तियों का निर्माण को लेकर एक बेहद रूप से यहाँ पर बनाया जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार योगी सरकार की अगर बात कहें तो अयोध्या की बात करें और चाहे राम मंदिर की बात करें, दोनों को यहाँ पर पूरे रूप से देखते हुए यहाँ पर एक बेहतर तरीके से एक बताया जा रहा है कि हाँ, हमने जो एजेंडा पूरा किया है, जो हमने जो कहा था वो हमने पूरा किया है और अयोध्या को एक ऐतिहासिक और पौराणिक नगरी के रूप में यहाँ पर तब्दील किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर पर्यटक भी आते हैं और आध्यात्मिक केंद्र है अयोध्या, क्योंकि भगवान श्री राम की जन्मस्थली है और उससे लोगों का लगाव भी है। और मैं देखा है कि कई चुनावों में इसको लेकर कई तरह की बातें जरूर कही गई, पर जब मैं देखा है कि कई महत्वपूर्ण चुनाव इस मुद्दे पर रहे पर उस पर जिस तरह से बीजेपी का अपना एक रवैया रहा कि यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और जल्दी श्रद्धालु इस मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। जो रामलला जो अभी तक तिरपाल में होते थे, जो रामलला जो अब तक कहा जाता था कि यहाँ पर लोगों की उपेक्षा के शिकार थे, पर वो रामलला अब यहाँ पर मंदिर विराजेंगे और बेहतर रूप से लोग उनके दर्शन कर सकेंगे। मयूरी, गौरव, देखिए मंदिर का निर्माण 3 चरणों में होना था, अभी कितने प्रतिशत काम हो चुका है? देखिए अगर काम की बात करें तो मयूरी लगभग 55 से 60% अब तक काम हो चुका है और अभी तमाम काम यहाँ बाकी है, क्योंकि हमने अभी हाल में ही देखा है कि हवाई दौरे के दौरान भी लोग यहाँ पर देखते रहे हैं। अभी केशव प्रसाद मौर्य भी जब कहीं गए हुए थे, सुल्तानपुर से लौट रहे थे तो अयोध्या होती जब वहाँ निकले थे तो उन्होंने प्रणाम किया था और कह रहे थे देखिए कितने अभूतपूर्व तरीके से, कितने ऐतिहासिक तरीके से, रणनीति तरीके से और युद्ध स्तर पर यहाँ पर निर्माण हो रहा है। कहीं ना कहीं ये निर्माण आने वाले समय में तमाम व्यवस्थाओं को जन्म देगा, चाहे पर्यटक की स्थिति से बात करें, चाहे हम आध्यात्मिक स्थिति से बात करें। क्योंकि यहाँ पर हम लगातार देख रहे हैं जब से योगी सरकार आई है, लगातार जो दिवाली होती है उसमें दीपोत्सव होता है, रामलीला होती है, बड़े स्तर पर रामलीला होती है और लोगों का जुड़ाव यहाँ पर रहता है। चाहे यहाँ पर समय की बात करें तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि अगले साल जनवरी में इसको हम उद्घाटन कर सकते हैं और वहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि लोग यहाँ पर दर्शन कर सकेंगे। क्योंकि यहाँ पर हम अगर बात करें तो इससे पहले हमने देखा है काशी कॉरिडोर भी वहाँ पर एक बेहद निर्माण हुआ है और लोग उसको लगातार देखने जा भी रहे हैं। तो बेहतर रूप से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक आध्यात्मिक व्यवस्था है, आध्यात्मिक नगरी के रूप में अन्य जो स्थल हैं उनको विकसित करने की जो बीजेपी की नीति रही है, उसी नीति पर बीजेपी यहाँ पर फिलहाल काम करती नजर आ रही है। और राम मंदिर निर्माण के बाद भी यहाँ पर तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो बदलती नजर आएंगी। हमने अयोध्या को जो हम देख रहे हैं कि अयोध्या में काफ़ी बदलाव आया है, चाहे वहाँ के प्रवेश द्वार की बात करें या फिर वहाँ पर राम मंदिर निर्माण से जुड़ी लोगों की आस्था की बात करें और चाहे क्योंकि अयोध्या की अगर बात करें तो पहले भी आध्यात्मिक नगरी रूप में हमेशा शुमार रहा है, लोगों का आस्था का विषय रहा है। चाहे हम हनुमानगढ़ी की बात करें, चाहे राम मंदिर निर्माण की बात करें, आस्था का विषय है और यहाँ पर निर्माण जल्दी पूरा होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर लोग दर्शन कर सकेंगे। मयूरी, गौरव, अगर देखा जाए जो तमाम चुनाव हुए उसमें कहीं न कहीं राम मंदिर का मुद्दा हावी रहा। आगामी लोकसभा चुनाव है तो क्या ये राम मंदिर एक बार फिर से मुद्दा बनेगा?
देखिए, राम मंदिर ये जो मुद्दा था, बिल्कुल सही बात कही मयूरी, तमाम चुनाव हुए हैं और यहाँ पर बीजेपी और विपक्ष के बीच में ये मुद्दा हमेशा गरमाया रहा है। पर अभी हम अगर बात करें चुनाव के मुद्दे की, तो ये मुद्दा अगर हम देखा जाए तो फिलहाल इस मुद्दे का पटाक्षेप हो गया, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हमने क्या था, शिलान्यास भी हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर गए थे और विधि विधान से वहाँ पर शुरुआत की थी। निर्माण कार्य चल रहा है, जनवरी तक इसमें उम्मीद है कि पूरा हो जाएगा और लोग दर्शन कर सकेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें मुद्दों की, तो तमाम मुद्दे आने वाले समय में भी देखने को मिलेंगे मयूरी, क्योंकि अभी तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर लगातार गठिरोध बना हुआ है, चाहे हम ज्ञानवापी की बात करें और चाहे श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह की बात करें। तो फिलहाल अगर स्थिति देखी जाए इस मुद्दे का, हाँ, इसका लाभ जरूर यहाँ पर उस पार्टी को मिल सकता है जो पार्टी इस मुद्दे को एजेंडे में लेकर आई थी। यहाँ लाभ मिलने की पूरी उम्मीद है। फिर अगर मामला कहें तो इसका पटाक्षेप हो चुका है, पर यहाँ पर चूंकि राम मंदिर निर्माण पूरा हो जाएगा, लोग दर्शन कर सके, तो एक आध्यात्मिक जो प्रभाव होता है या आध्यात्मिक जो झुकाव होता है वो यहाँ पर बीजेपी को मिलने की पूरी पूरी उम्मीद रहेगी। जी धन्यवाद गौरव, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लखनऊ में बसपा कार्यालय में लगी मायावती, काशीराम और अंबेडकर की मूर्तियां अपनी जगह से गायब हैं। हटाई गई तीनों मूर्तियां कहां गईं, इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन चर्चा है कि मूर्तियों को मायावती के आवास पर शिफ्ट किया गया है। हालांकि इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि महापुरुषों की जयंती या पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित करने के लिए मायावती को बीएसपी कार्यालय आना पड़ता था। वहीं दूसरी ओर सियासी लोग इसे लोकसभा चुनाव समीकरण से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि अभी पर्दा उठना बाकी है कि मूर्तियां क्यों हटी। बता दें, काशीराम, अंबेडकर और मायावती की मूर्तियां हटी हुई हैं। मूर्ति हटने के क्या सियासी मायने हैं, और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सागर हमसे जुड़ चुके हैं। सागर, बसपा कार्यालय से 3 मूर्तियां हटी हैं, गायब हुई हैं, जो जिसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिर ये मूर्तियां गई कहां। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी मुस्कान, जाहिर सी बात है, देखिए 2024 का चुनाव आने वाला है और तमाम जो पार्टियां हैं वो अपनी रणनीति तय कर रही हैं। आज मायावती ने भी अपने कार्यालय पर बैठक करी थी और तमाम जो पदाधिकारी हैं पार्टी के, उनके साथ बैठक करी थी और 2024 की चर्चा भी की थी। तो और वहीं दूसरे चर्चा का विषय है मूर्तियाँ। वो मूर्तियाँ वहाँ से हटाई गई, जिसमें 3 मूर्तियाँ शामिल हैं, जिसमें अंबेडकर की मूर्तियाँ, काशीराम की और खुद बहन जी मायावती की मूर्तियाँ थी। इन मूर्ति को हटाया गया और साफ तौर पे ये भी दर्शाने की कोशिश की गई कि कहीं ना कहीं देखिए चुनाव आ रहा है, तो चुनाव में तमाम जो पार्टियां हैं अपनी रणनीति तैयार करके चल रही हैं। और वहीं जो बीएसपी है उसने पिछले चुनाव में कम सीटें आई थी, तो इस बार वो मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए जगह जगह बार बार बैठक भी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा मुख्य विषय बनता है मूर्तियाँ हटना या मूर्तियों को हटाना। लेकिन हाँ, बात ये भी चल रही है क्योंकि मूर्तियाँ जो हटा के उससे एक जगह शिफ्ट किया गया, क्योंकि देखिए जब महापुरुषों की जयंती आती थी तो मायावती को अपने आवास से मतलब माफ़ कीजिएगा अपने आवास से कार्यालय जाना पड़ता था। लेकिन अब जो है पुष्प अर्पित करने उन्हें जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, दूसरी बात बता दूं कि कार्यालय में दिन भर जो है कार्यकर्ताओं से लेकर जो तमाम पदाधिकारी हैं उनकी भीड़ रहती है, तो इसी बहाने वो लोग भी दर्शन कर पाएंगे। क्योंकि देखिए आवास की बात करें तो वहाँ पर संख्या एकदम निम्न होती है, बहुत निम्न संख्या में लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। लेकिन अगर कार्यालय की बात की जाए तो वहाँ पर तमाम लोग होते हैं, तमाम जिले के लोग भी होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, पार्टी कार्यकर्ता होते हैं और जो पार्टी से जो ताल्लुकात रखते हैं वो लोग भी होते हैं। तो इस बहाने वो लोग भी दर्शन कर पाएंगे, वो लोग भी पुष्प अर्पित कर पाएंगे। और दूसरी बात चुनाव के लिए देखिए बीएसपी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस और बीजेपी लगातार जो है लोगों के बीच जा रही जनसंपर्क कर रही है, तो वहीं अब बीएसपी ने भी बिल्कुल थामा है कि कहना है वो जनसंपर्क करेगी और बैठकें करेगी, लोगों के बीच जाएगी। क्योंकि आपको बता दूं कि जो हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें केवल मात्र 1 सीट थी बीएसपी की। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए एक समय वो था 2007 से 2012 जब पूर्ण बहुमत से बसपा सरकार आई, उसके बाद से बसपा सरकार पर बहुत बड़ा असर पड़ा, क्योंकि उसके बाद अखिलेश यादव आए, फिर उसके बाद सीएम योगी, और ये सीएम योगी का इस बार दूसरा कार्यकाल है। तो कहीं ना कहीं देखिए इन सबका गठजोड़ लेके मायावती ही चल रही है। मायावती के जो बड़े पदाधिकारी जिनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई वो सब गठजोड़ लेके चल रहे हैं और हार के पीछे का कारण जानने के लिए वो लगातार बैठक भी कर रहे हैं। और फिलहाल मूर्ति का अगर बात करें तो मूर्ति को स्पष्ट तौर पे कार्यालय में रखा गया है। उन्हें हटाने की वजह फिलहाल अभी तक कोई स्पष्ट नहीं है, कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया। लेकिन हाँ, बात करेंगे हटाने की तो उन्हें कार्यालय शिफ्ट कर दिया गया। जी।
सागर, देखा जाए आज बसपा कार्यालय में बैठक हो रही थी, लोकसभा चुनाव को लेकर समीकरण बनाए जा रहे थे। उस तरह इसी बीच मूर्तियों का गायब हो जाना तमाम सवाल खड़े कर रहा है। जी, जाहिर सी बात है, सवाल तो तमाम खड़े कर रहा है, लेकिन इतना बड़ा स्टेप उठाना कहीं ना कहीं देखिए बीएसपी की रणनीति भी हो सकती है। क्या पता उसने एक स्ट्रैटेजी अपनाई हो कि हाँ इस तरह से मूर्ति को वहाँ से हटाया जाए, क्योंकि देखिए कई सालों से बसपा शासन काल में ये मूर्तियाँ लगी थी। 2007 से 12 के बीच में मूर्तियों को लगाया गया था, उसके बाद से अभी तक ये मूर्तियों को वहाँ से हटाया नहीं गया। लेकिन अचानक से इस मूर्तियों को हटाना कहीं ना कहीं अपने आप में ही बड़ा सवाल पैदा करता है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर आज मयूरी देखा जाए तो 2024 का चुनाव है, और 24 का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें जो तमाम विपक्षी दल हैं वो बीजेपी के जो शासनकाल है या बीजेपी की केंद्र सरकार उसकी तो पूरी तरह से हटाना चाहते हैं और एक गठबंधन के तौर पर एक नई सरकार बनाना चाहते हैं। फिलहाल ये भी देखना दिलचस्प होता है कि 2024 में किस तरह से हालात होंगे और अभी मूर्तियां हटी हैं और क्या क्या हटना बाकी, किन किन पार्टियों का क्या क्या हटाना बाकी है, ये भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। जी सागर, ऐसा तो नहीं है जहां ये 3 मूर्तियां लगी थी अब वो जगह वहां पे खाली हो गई है, तो क्या वहां कोई नई मूर्ति लगाई जा सकती है या मायावती कुछ और बदलाव कर सकती हैं? जी मयूरी, फिलहाल अभी तक बता दूं आपको, किसी भी पार्टी के अधिकारी का या किसी भी पदाधिकारी का ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि जिससे ये स्पष्ट हो चुके कि वो जो खाली पड़ी जगह है वहाँ पर क्या कुछ लगाया जाएगा या फिर क्या कुछ किया जाएगा। फिलहाल अभी तक बीएसपी इस पूरे बयान से बचते आ रही है। फिलहाल अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी बाकी है। शायद मुझे लगता है कि इस पूरे विषय को कहीं ना कहीं देखिए नेशनल मुद्दा भी बन सकता है और रीजनल मुद्दा भी बन सकता है मीडिया में, तो शायद कहीं ना कहीं देखिए इस पूरे मामले पर बहुत ही जल्दी बहन जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती हैं और पूरी तरह से लोगों में ये बयान दे सकती हैं या फिर वजह बता सकती हैं कि क्या वजह रही मूर्तियों को वहाँ से हटाने की और मूर्तियों वहाँ से हटाकर किस जगह शिफ्ट किया गया और उस जगह शिफ्ट किया गया है तो क्यों किया गया है। सवाल बहुत हैं, तमाम चीज़ें हैं, तमाम चर्चाएं होंगी, तमाम बातें होंगी, विपक्षी दल है, पक्षी दल है, तमाम लोग हैं, तो इसमें बहुत बड़ा सवाल ये है। फिलहाल अभी तक किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता या पार्टी के जिम्मेदार व्यक्ति का इस विषय में कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है कि मूर्तियों हटाने के बाद उस जगह पर क्या किया जाएगा। मयूरी जी धन्यवाद सागर, हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीएसपी की लखनऊ में बैठक हुई और इस बैठक में यूपी स्टेट सभी मंडल और सभी जिला कमेटी के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। बताया जा रहा है कि मायावती ने बैठक में यूपी और देश के बदलते हालात पर संबंधित खास घटनाओं पर चर्चा की। इसके साथ ही संगठन की मजबूती और बीएसपी के जनाधार को हर स्तर पर बढ़ाने के अलावा जिलावार प्रगति रिपोर्ट को लेकर आगे नए जरूरी दिशा निर्देश पर निष्ठापूर्वक अमल करने की हिदायत दी। वहीं बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आगे कई कार्यक्रम दिए गए। बता दें बसपा कार्यालय पर यह बड़ी बैठक हुई है जिसमें तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं, तमाम विषय पर चर्चा हुई है। मिशन 2024 को देखते हुए बीएसपी भी अब मैदान में उतर चुकी है। बता दें मायावती ने पदाधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश दिए हैं और इस बैठक में बता दें स्टेट और सभी मंडल के पदाधिकारी मौजूद रहे। मिशन 2024 को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी मैदान में उतरी हुई है, वहीं बीएसपी भी अब कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जहां बसपा कार्यालय पर आज एक बड़ी बैठक हुई है जहां मायावती ने तमाम दिशा निर्देश दिए हैं। और इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, 2024 के चुनाव को देखते हुए जहां भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी मैदान में उतरी हुई है, कोई कसर नहीं छोड़ रही है, वहीं बीएसपी भी अब पूरी तैयारी से है। आज बीएसपी कार्यालय में बैठक हुई है, किन विषयों पर चर्चा हुई? देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती की अध्यक्षता में आज बीएसपी मुख्यालय पे एक बैठक हुई है और तमाम स्टेट की अगर बात की जाए, स्टेट के पदाधिकारी, मंडल स्तर के नेता, जिला स्तर के नेता, कोऑर्डिनेटर और राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी इसमें शामिल थे। सभी पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे और बसपा सुप्रीमो ने कई दिशा निर्देश भी जारी किए जिसमें पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए भी बात कही गई। इसके अलावा इस बैठक में
बसपा सुप्रीमो ने ये कहा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और देश के हालात बदल रहे हैं, इन पर बसपा की पूरी नजर है। और देश की अर्थव्यवस्था की भी बात करते हुए उन्होंने कहा कि व्यापार घाटा पिछले 5 महीने के न्यूनतम स्तर पर है। अगर बात की जाए तो बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार विफल रही है। और सरकार जब इन मुद्दों पर विफल हो जाती है तो तमाम तरह के अनेक और भी मुद्दों को साथ देती रहती है, जिससे वास्तविकता जो है वो छुपी रहे। जो वास्तविक मुद्दे हैं जिस पर जनता को जागरूक रहना चाहिए, वो मुद्दे छुप जाए। तो अपनी इस बैठक में अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया और भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम पदाधिकारियों की जो रणनीतियां हैं उनसे वाकिफ रहने के लिए अपने कार्यकर्ताओं का बूथ स्तर पर मजबूती के लिए, पार्टी की मजबूती के लिए तमाम दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश की राजनीति जिस प्रकार से बदल रही है, जो घटनाएं हो रही हैं, उन पर बसपा की पैनी नजर है और आम चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी एक बेहतर प्रदर्शन करेगी। जी विवेक, देखिए निकाय चुनाव से पहले भी मायावती ने वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी, लेकिन उनके पक्ष में नतीजे नहीं आए थे। अब एक बार फिर से बड़ी बैठक की है उन्होंने। देखिए, बैठक करने से नतीजे नहीं आते हैं। बैठक करने के बाद जो चीजें निर्धारित की जाती हैं ग्राउंड स्तर पर कितनी बढ़िया तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्या कार्यकर्ता उनको जो विचारधारा है पार्टी की या फिर जो बैठक में जो दिशा निर्देश है कितने बढ़िया तरीके से वो ग्राउंड स्तर पे प्रदर्शित किए जाते हैं, जनता को किस तरीके से अपने साथ अपने पाले में किया जाता है, इन तमाम चीजों के बाद नतीजे निकल के आते हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां बैठकें करती रहती हैं, मीटिंग करती रही है। मीटिंग करने या बैठक करने में कोई भी राजनीतिक पार्टी पीछे नहीं हटती है, लेकिन अंततः जीत उसकी होती है जिसका संगठन, जिसका कार्यकर्ता बड़े ही मजबूती से पार्टी की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए जनता को सीधे पार्टी की विचारधारा से जोड़ने का काम करता है। इस बार बसपा ने युवा कार्यकर्ताओं पे जो आजमाइश की है, उनको तमाम जिम्मेदारियां दी हैं और हर बूथ से 10 यूथ को जोड़ने की बात कही जा रही है। मिशन गांव चलो अभियान की तहत जो है 1,70,000 गांवों तक जाएगी और 1 लाख बूथों तक बहुजन समाज पार्टी जो है वो पहुंचेगी। साथ साथ गाँव में जाके जो उसके वोटर्स हैं, कोर वोटर है, इसके अलावा जो पिछड़ी जातियां हैं, उनको भी पार्टी की विचारधारा अम्बेडकर की नीति और काशीराम की नीति से जोड़ने का काम किया जाएगा, ताकि जो 10 लोकसभा के मेंबर हैं 2019 में जो 10 सीटें आई थी बसपा की, कम से कम उतनी सीटें तो बसपा की बची रह सके। विवेक, तैयारियों में तो बसपा जुटी हुई है, लेकिन देखें पिछले चुनाव में बसपा का वो प्रदर्शन नहीं रहा जो वो चाहते थे। तो जो आगामी चुनाव है लोकसभा का, कितनी बड़ी चुनौती है बसपा के लिए? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पिछले लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन था, जिसपे बसपा को काफी अच्छा फायदा भी हुआ। अब समाजवादी पार्टी के वोटर जो हैं वो बसपा के पाले में आए और 10 सीटें जो हैं वो बसपा के लोकसभा में हैं। 10 सीटों की बात अगर करें तो कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है, चाहे समाजवादी पार्टी की हम बात करें तो उसके 3 के करीब जो है वो सांसद हैं, 8 राज्यसभा में है। तो अगर बात की जाए तो जो पिछला बढ़िया प्रदर्शन था बसपा का, वो 10 लोकसभा सीटों वाला था, उसको जारी रखना चाहेगी या उससे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद बहुजन समाज पार्टी कर रही है, ताकि आने वाले चुनाव में उसके वोट परसेंटेज में इजाफा हो। हालांकि हमने देखा है कि 2017 के बाद से लगातार वोट प्रतिशत बसपा का विधानसभा चुनाव और निकाय चुनाव में गिरता रहा है। अगर पिछले निकाय चुनाव की बात करें तो उसका प्रदर्शन ठीक ठाक था, लेकिन इस निकाय चुनाव में बसपा का सुपड़ा साफ होता दिख रहा है। अपने खोए हुए राजनीतिक अस्तित्व को तलाशने के लिए तमाम बैठकें की जा रही है बीएसपी सुप्रीमो द्वारा। उसके बाद जो गाइडलाइन और दिशा निर्देश तैयार किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को कहा जा रहा है कि इस पर जो है मजबूती से वो ग्राउंड स्तर पर जाएं और पार्टी की विचारधारा से यूथ को जोड़ने का काम करें, वोटर्स को जोड़ने का काम करें। जी धन्यवाद विवेक, हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।